अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है दोस्तों। अभी हमारे हौसलों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, आसमान तौलना बाकी है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो बोर्ड के एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे। आज हम आपके लिए जो ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेकर के आए हैं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। 35 के 35 इंपोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे, ये मेरा भरोसा है। बस आप हम अपना 30 से 35 मिनट हमें दीजिए। आप अपने कीमती समय में से 30 से 35 मिनट हमें दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में हेल्प करते हैं। और पूरी व्याख्या के साथ मैं इस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए, तो मैं समय जाया नहीं करूंगा आपका। समय जाया करूंगा आपका समय अभी बड़ा कीमती है। परीक्षा नजदीक आता जा रहा है। प्रतिदिन प्रति क्षण हमारा समय कम होता जा रहा है और इरादे तो आसमान तौलने की है, निश्चित तौर पर बोर्ड टॉपर बनने की है। तो आइए हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। आप अगर क्वेश्चंस को देखें, मैंने कहा था, मेरा जो एक वीडियो गया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे तैयारी करनी है। अब तैयारी करने का टाइमिंग क्या है। क्वेश्चन बैंक 4 ईयर का 20 से 24 तक मैंने आप लोगों को कहा था। बस उतना तैयारी करके हम बोर्ड में पहुंचिए और फिर कहिए कि हमने कुछ कहा था आपसे। चलिए, आज क्वेश्चन को मैं लेता हूं। इन क्वेश्चंस पर आइए आप लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरा है, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। आप अपने ज्योग्राफी की किताब में 4 प्रकार के क्रियाकलापों को पढ़े होंगे। निश्चित तौर पर मुझे याद है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राथमिक कृषि और कृषि सहगामी क्रियाएं, कृषि और कृषि के साथ होने वाली क्रियाएं जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण में क्या आता है? जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं। और तृतीयक सेवा क्षेत्र होता है। तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। चतुर्थ पत्रकारिता वगैरह आता है, पत्रकारिता, ये सब चतुर्थ में आते हैं। शिक्षक, पत्रकार, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। अब मैं आपसे बात करूं तो मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करूं। हम गेहूं बुनते हैं, गेहूं को बुनना और गेहूं को तैयार करके लाना, गेहूं लाना प्राथमिक में आ गया। उसके बाद गेहूं से आटा का निर्माण करना द्वितीयक में हो गया, विनिर्माण हो गया। आटे को बाजार में बेचना तृतीयक हो गया। और ये तो अलग ही है, इसका तो कोई जिक्र हम नहीं करेंगे अभी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में क्या क्या हो गया? कृषि और कृषि से आगामी क्रियाएं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, क्या दिया गया। द्वितीयक में विनिर्माण, निर्माण करना। अगर उद्योगों के संदर्भ में जाएं तो उद्योगों के संदर्भ में जाते हैं तो हम लौह अयस्क अगर प्राप्त करते हैं, आपने पढ़ा होगा लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क अगर प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्त करना हमारा हो गया प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या आ गया? उससे लोहा का, इस्पात का निर्माण करना। और तृतीयक में क्या आ जाता है? उसको बाजार में बेचना। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन है कि निम्नांकित में तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो खेती प्राथमिक में आ गया, व्यापार द्वितीयक में आ गया, बुनाई बनाना द्वितीयक में आ गया, आखेट शिकार करना प्राथमिक में आ गया। तो यहां पर सेवा क्षेत्र तृतीयक में ये आएगा। आपका क्या आ जाएगा? तृतीयक में व्यापार आएगा। आप देख लीजिए, यहां पर मैंने कहा था। तो खेती, कृषि और कृषि से आगामी क्रियाएं आपका क्या हो गया? कृषि और कृषि से आगामी क्रियाएं प्राथमिक में आ गई। बुनाई करना विनिर्माण में आ गया, ये द्वितीयक में आ गया। आखेट करना, शिकार करना प्राथमिक में आ जाता है। प्रकृति पर जब भी हम आधारित कोई काम करते हैं, प्रकृति से कुछ लेते हैं, वो प्राथमिक में आ जाता है। तो ये भी प्राथमिक में आ गया। अब बचता क्या है आपका? व्यापार करना। तो व्यापार करना किस में आ गया? तृतीयक क्रियाकलाप में आ गया, यानी बाजार में बेचना। तो यहां तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर, जैसा कि आप अपने में पढ़े होंगे कि प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर कहां से कहां को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के। विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग, जलयानों के लिए, जलयानों के लिए जो सबसे व्यस्तम मार्ग है वो कौन सा है? तो पनामा नहर। कहीं कहीं आपको सागर में मिलेगा,
ये तो यहां महासागर में है, तो महासागरों में प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और अगर सागर में मिला तो भूमध्य सागर से लाल सागर को, कहां से कहां को जोड़ता है, भूमध्य सागर से लाल सागर को, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर, पनामा नहर कहां से कहां को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, ये महासागर के टर्म में आ गया, और उसके बाद अगर सागर के टर्म में आ जाएगा तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। दैट्स क्लियर। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, जहां जितना समय लेने का टाइमिंग होगा मैं उतना ही लूंगा, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, और मैं भी इसमें तत्क्षण तैयार हूं कि आपको किस तरह बोर्ड में 100% मार्क में दिलवा पाऊं, मेरा वादा है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आगे, निम्नांकित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन लंबा जा रहा है, खैर छोड़िए। यहां पर आप देख रहे हैं, मैं इसको जिक्र करता हूं, तो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, आगरा यमुना के तट पर है। आपको पता है यमुना नदी में ताजमहल, पता ही नहीं आपको। विश्व भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, यमुना। कहां से कहां तक, तो आगरा से दिल्ली, इन दोनों के बीच में सबसे प्रदूषित है यमुना। भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना, और सबसे साफ नदी चंबल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे शुद्ध नदी कौन सी है, चंबल। तो यमुना आगरा के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे, सॉरी, आगरा यमुना के किनारे है, यमुना के किनारे ही ताजमहल। कोलकाता हुगली, कोलकाता किसके किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। आपको याद होगा हुगली नदी, जब गंगा द्विशाखी होती है, एक भाग पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है और दूसरा भाग हुगली के नाम से कोलकाता आ जाती है। पटना भी गंगा नदी के किनारे। अब आ गया भोपाल, भोपाल किसी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो यहां हम जवाब दे देंगे भोपाल। इसका जवाब क्या हो गया, भोपाल। इस तरह से कुछ प्रमुख नगर किस नदी के किनारे हैं, आप अपने जहन में ले लीजिएगा। मैं जितना हो सकता है मैं करता जा रहा हूं, बाकी आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरा। अब चलिए मैं यहां करता हूं, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात निम्नतम। क्वेश्चन कहता है किसका 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात निम्नतम। एक बार ऐसे देख लीजिए आप, लिंगानुपात निम्नतम है। अब यहां देखिए, मैं यहां से ले रहा हूं, आप देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए यहां पर मैं, तो लिंगानुपात मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है, स्त्री की संख्या होती है, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। यानी मान लीजिए 1000 पुरुष है और वहां 930 महिलाएं हुई, तो ये कहलाया लिंगानुपात। स्त्रियों की संख्या से लिंगानुपात काउंट किया जाता है। हम कहेंगे लिंगानुपात कितना है, तो 930, मतलब 930 का मतलब क्या हो गया, प्रति 1000 पुरुष पर 930 महिलाएं हैं। तो यह पूछ रहा है न्यूनतम। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे न्यूनतम किस राज्य का है, तो हरियाणा का है लिंगानुपात। सबसे कम किस राज्य का है, हरियाणा का। रिनाउंड क्वेश्चन है, सबसे कम किसका है। वैसे अगर पूछा जाए लिंगानुपात में, ये 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का इनमें से दिया है, नहीं तो दिल्ली में कम है लिंगानुपात, दिल्ली रखिएगा याद। यहां पर में तो आ गया है हमको, चूंकि निम्नलिखित में से, तो इसमें हरियाणा का 834 है, गुजरात का 847 है, पंजाब का 846 है, हिमाचल प्रदेश का 906 है लिंगानुपात। आप लोग नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे देखिएगा, निश्चित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है। क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा जूम हो गया है इसलिए बड़ा हो रहा है, सॉरी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा दिख रहा होगा, हाँ मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा तो थोड़ा छोटा में क्या होता है कि क्वेश्चन देखने में आपको सुविधा होगी, नहीं तो मेरा बड़ा बड़ा मुझे छोटा बड़ा करना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो देखिए बाजार भी है, बाजार के बिना कोई उद्योग अगर लगाया जाता है, औद्योगिक अवस्थापन मतलब उद्योग लगाना, उद्योग जो लगाया जाता है वो उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आवश्यक में हम चलेंगे तो सबसे पहले बाजार की आवश्यकता होती ही है। पूंजी नहीं रहेगा तो फैक्ट्री कहां से लगाइएगा, कोई भी उद्योग लगाइएगा, बिना पूंजी के लगा सकते हैं, बिना पैसा का कोई होता है उद्योग क्या।
होता है तो हमें भी बताइएगा, मैं भी लगा दूंगा। चलिए कोई नहीं। जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व दो कारणों से, एक फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों के तौर पर, और दूसरा उपभोक्ता। अगर आपके पास जनसंख्या घनत्व, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है आज, क्यों है? जनसंख्या घनत्व के कारण। अगर आपके पास जनसंख्या घनत्व नहीं होगा तो आप बेचेंगे कहां? तो ये तीनों चीज की आवश्यकता तो है, लेकिन हमें ऊर्जा की यहां अवस्थापन में कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग संवर्ग यानी कौन सी भूमि उपयोग के संवर्ग में नहीं आता है, यानी उपयोगी भूमि के संवर्ग में नहीं आता है। तो देखिए, प्रतिभूमि उपयोगी होगी, उसका हम यूज करते हैं आज, ठीक है, प्रति छोड़ दिया है, कल को यूज कर सकते हैं, भविष्य में यूज करने की संभावना है। निवल बोया क्षेत्र, जिस पर आप कृषि करते हैं, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, उसको हम कहते हैं निवल बोया क्षेत्र। सीमांत भूमि, बॉर्डर के एरिया में जो भूमि होती है वो कहा जाता है सीमांत। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का आप उपयोग कर सकते हैं। कृषि योग्य है लेकिन अभी व्यर्थ पड़ा हुआ है, आप अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो हमको करना ही करना है, तो ये हमारा भू उपयोग संवर्ग में आएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। नहीं कौन सा आएगा? सीमांत भूमि, बॉर्डर एरिया का जो भूमि होता है उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वो हमारे देश का बॉर्डर या किसी देश का बॉर्डर जो है वो निर्धारित करता है, इतना से इतना किलोमीटर बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर का एक डेडलाइन हो जाता है, बीच की भूमि सार्वजनिक होती है, तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस आपको, और एकदम गौर से देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत मदद मैं करने वाला हूं आप लोग का। पीछे अगर प्लेलिस्ट आपने देखा हो तो देखा होगा कि डीएलएड का, सीटेट का, सबका इसमें मैं वीडियो दे रहा हूं, और लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आपका चैनल कभी आपको निराश नहीं करेगा, बस इतना ही मदद आपसे मैं चाहूंगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? आप जानते हैं कि दो देशों के मध्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, और दो राज्यों के मध्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरदेशीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ये तो नहीं हुआ, अंतरदेशीय, जो देश के अंदर दो राज्यों के मध्य व्यापार किया जाता है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चले हैं। थोड़ा सा तेज तेज चलते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हैं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही है मेरे दोस्तों भारत में। क्यों सही रही है? अपने यहां बटाईदारी वाली कृषि होती है, जब कई लोग मिल करके एक साथ खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है सहकारी कृषि, जिसमें जमीन का मालिक तो वही रहता है, खेती करने वालों के कोई दूसरा होता है, और फसल उपज के बाद दोनों में बंटवारा हो जाता है। अपने यहां बटैया खेती बड़ा चलता है, बटाईदारी कहते होंगे। तो ये सबसे अधिक सफल कहां रही है? भारत में। अगला, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? श्वसन संक्रमण, अतिसार, श्वास नली, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए भाई, मैं तो सीधा जाऊंगा जलजनित रोग कहेगा तो अतिसार, पेचिश की ओर। आप अगर दूषित जल को पी लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा कहां शुरू होता है? पेट में। पेट डायरेक्ट हो जाता है, बिना मतलब का निकलना शुरू हो जाता है, गए बाथरूम आए, तो ये जलजनित रोग है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संक्रमण होता है, और श्वासनली भी वायु प्रदूषण के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? आपको याद होगा कि उस क्वेश्चन का जिक्र करते वक्त मैंने कहा था कि भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है। कहां से कहां तक? तो दिल्ली से, अब मतलब आगरा से दिल्ली तक। कोसी बिहार की शोक नदी है, इसको भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसी बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो कोसी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। विश्व की प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में किस प्रकार के? तो समुद्री पत्तन सभी प्रकार के हैं, लेकिन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? प्रमुख समुद्री पत्तन जो है नौसेना पत्तन है। सभी देश अपने अपने नौसेना यानी नेवी, आपने पढ़ा है ना, इंडिया के पास भी नेवी है, हर देश के पास अपनी जल सेना है। जल सेना के लिए जो पत्तन बनाता है उसको हम कहते हैं नौसेना पत्तन। तेल पत्तन भी है लेकिन कम है, विस्तृत पत्तन भी है, औद्योगिक पत्तन भी, सभी प्रकार के पत्तन है। पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह, बंदरगाह,
जहां आकर के जहाज लगता है और वहां बाजार होता है। मुंबई आपके देश का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई में वैसे जहाज लगने का पोर्ट 2 है, लेकिन मुंबई आपके देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो पत्तन मतलब ये हो जाता है बंदरगाह, या अंग्रेजी में कहते हैं सीपोर्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीपोर्ट। तो अधिकतम जो समुद्री पत्तन है वह नौसेना पत्तन है। अधिक समय नहीं लूंगा मैं, क्वेश्चंस की ओर चलना है हमें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो भारत का जनसंख्या घनत्व सीधे लाइन में आंसर लीजिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जिसमें बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका। इसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। पहले वेस्ट बंगाल था प्रति वर्ग किलोमीटर KM, लेकिन वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए हम आ गए 1 नंबर पर। हमारा राज्य बिहार आ गया 1 नंबर पर, यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहां पर मैं हमारे पूरे देश का आकलन अगर लिया जाए तो देश का आकलन कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आइए, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। कहां के निवासी थे? पाकिस्तान के। 1934 में पैदा हुए थे और मानव विकास सूचकांक का पता सबसे मतलब आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया था किसके साथ? अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन के साथ कितने ईस्वी में? 1990 ईस्वी में। कितने ईस्वी में प्रस्तुत किया था? 1990 ईस्वी में। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक, तो डॉक्टर महबूब उल हक कहां के मूल निवासी थे? पाकिस्तान के। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। और ये क्या थे? तो मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करने वाले थे, जिसमें 1 नंबर पर कौन सा देश है? नॉर्वे। परिभाषित किया था। और किसके साथ मिलकर के? भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उनके साथ मिलकर के। कितने ईस्वी में? 1990 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसमें हो जाएगा आपका केरला। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक था? तो इसमें केरल होगा आंसर। ठीक है, एक बार आगे आइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है आपका NH-44। आप याद भी किए होंगे। ये कहां से कहां को जोड़ती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। कहां को जोड़ती है? कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा। हमने एक दिन बताया था, आपको याद होगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा, अगर आप सारा वीडियो देखे होंगे तो पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सारे सड़क मार्ग से संबंधित है और मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी एक बार कह देता हूं, उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गांधीनगर गुजरात को जोड़ता है। कहां जोड़ता है? गांधीनगर गुजरात को जोड़ता है। ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा। ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपके चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? ये तो काम क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्यान्न फसल का अर्थ क्या हो गया? खाद्यान्न। तो यहां पर हमें देखें तो गन्ना क्या हो गया? व्यापारिक फसल है। चीनी के लिए चीनी बनता है गन्ना से। तो गन्ना को क्यों उपजाया जाता है? चीनी के लिए। कॉफी एक पेय फसल है, पिया जाता है। चाय, कॉफी ये सब पेय फसल में आते हैं। कॉफी किससे बनता है? कहवा से। चुकंदर से भी चीनी तैयार होता है। तो ये व्यापारिक फसल हो गया, ये पेय फसल हो गया। आपका बचता क्या है? मक्का। मक्का एक खाद्यान्न फसल है। जानवरों का चारा भी है, आदमियों का भी चारा है। तो ये एक खाद्यान्न फसल, इसमें कौन सा हो गया? मक्का। देख लीजिएगा, एज ए टाइप क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं और इसमें कतिपय संदेह नहीं है कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टच करेंगे, आपको पूछेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, मानव विकास सूचकांक विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? आप जानते हैं
कि मानव विकास सूचकांक में मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि नॉर्वे 1 नंबर पर आता है। भारत का स्थान 137वां या 38वां है। अगले क्वेश्चन की ओर आप आइए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला जब क्षेत्र होगा तो दक्षिण पूर्वी एशिया का चर्चा हो जाएगा। भाई विश्व का आधा आबादी तो भारत और चाइना लेके बैठा है। विश्व की आबादी कितनी? 8 अरब लगभग। भारत की आबादी 1.5 अरब, चाइना की आबादी 1.5 अरब, तो कितना अरब हो गया? 3 अरब। और इसमें पाकिस्तान को भी मिला लीजिए, बांग्लादेश को भी मिला लीजिए, तो सघनतम आबादी कहां है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। और वैसे भी यहां अगर छांटते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश में आदमी होता है नहीं, मरुस्थलीय प्रदेश में कितना होता है? 0%। भूमध्य सागरीय प्रदेश अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है, इसमें बहुत कम जनसंख्या होता है। अगला ये सलेम इस्पात उद्योग है। तो सलेम इस्पात उद्योग आप अपनी किताबों में पढ़े होंगे, तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। आपको इस्पात उद्योग में कई जगह पूछा जा सकता है, जैसे जमशेदपुर में टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां है? झारखंड में। दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। एक बार एक नजर देख लेना है, मैं जितना कह सकता हूं उतना कह दिया। सलेम इस्पात उद्योग कहां है? तो तमिलनाडु में। वर्णपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, ये सारे इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। फिर मैं एक फाइनल वीडियो लेकर के आऊंगा इसके बाद, ज्योग्राफी का एक फाइनल वीडियो, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किस झील किसी चीन के किनारे बसा आदिवासी किस प्रतिरूप में पाया जाएगा? ये गलत है बच्चों, यहां पर में होगा झील। झील के किनारे चारों ओर बसा आदिवासी किस रूप में? अब मान लीजिए झील है ये, इसके चारों ओर अधिवास है, तो अधिवास कैसा हो गया? वृत्ताकार। कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। आयताकार नहीं होगा, अड़िये नहीं होगा, तारा नहीं होगा, इसमें क्या आ जाएगा? वृत्ताकार। अगले को उदयपुर किस राज्य में? उदयपुर आप भी जानते हैं कि राजस्थान राज्य में है। अब यहां गुजरात में पूछा जाएगा, तो गुजरात में कई नगर हैं, जैसे कि कांडला, सीपोर्ट है, आपको पूछ सकता है कि कांडला कहां है, तो गुजरात में। पंजाब में अंबाला, गैरिसन नगर है, छावनी है, वो पूछ सकता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक शहर है, वो पूछ सकता है। और यहां उदयपुर आ गया, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ये कहां पर में है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल होता है जिसको काट करके रोपा जाता है, जिसका बीज नहीं बोया जाता है। तो यहां पर देखिए, तो कॉफी रोपण फसल नहीं है। कॉफी एक रोपण फसल है, गन्ना एक रोपण फसल है, रबर एक रोपण फसल है, लेकिन गेहूं आप भी बोते होंगे या आपके आस पड़ोस में कोई बोते होंगे। कैसा फसल है? तो गेहूं एक बीज बोया जाता है गेहूं का, ये रोपण फसल नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, भाई ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां है? अफ्रीका में। आगे आइए, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? प्रवास मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, जिसमें आशोधित जन्म दर आपने पढ़ा होगा, आशोधित जन्म दर, आशोधित मृत्यु दर और प्रवास। आशोधित जन्म दर, आशोधित मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास का कारण क्या होता है? कई कारण है, देखिए शिक्षा भी है, विवाह के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, व्यवसाय करने के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन निम्नलिखित में भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? तो आपके गांव के लोगों को जितना पढ़ने नहीं होंगे, उससे ज्यादा कमाने बाहर गए होंगे। आप देखे होंगे हमारे गांव में क्या चलता है कि पढ़ने भी जाते हैं, आज के मॉडर्न टाइम के लड़के पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से अधिक किस काम के लिए? यहां सर्वाधिक पूछ रहा है हमको, तो सर्वाधिक किस काम के लिए जाते हैं? तो वो जाते हैं काम और रोजगार के लिए। लड़कियां विवाह के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है और लड़के काम और रोजगार के लिए चले जाते हैं। अब यहां देखिए, ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुवर्ड महामार्ग जोड़ता है, तो ये जोड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, 14,500 किलोमीटर का है। कितने का है? 14,500 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। और ये डार्विन से मेलबर्न को जोड़ता है। कहां से कहां को जोड़ता है? डार्विन से मेलबर्न को जोड़ता है।
खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो आपको पढ़े होंगे, एकदम रिनाउंड याद होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश से जहां अधिक क्या की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। और अंगूर की खेती किसके लिए? शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है आपको यहां पर में दिए गए में असम में। वैसे अंशतः तमिलनाडु में भी है, राजस्थान में भी है नए खोज के अनुसार, लेकिन इन सबको हम देखेंगे। प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई असम। असम में कहा? डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, सबसे बड़ा पूछेगा तो मुंबई हाई महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे पुराना और सबसे बृहद क्षेत्र में फैला हुआ कहां पर है? तो असम में डिगबोई में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना भी वहीं पर लगा था, डिगबोई में लगा था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे आइए। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो निम्नलिखित, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए है। आप लोग जल्दी से हमको बताइए, कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चंस आप बताते नहीं हैं तो इसलिए मैं छोड़ देता हूं। अब यहां पर में देखा जाए तो इसका ओपेक का सदस्य है इसमें से पेरू। हम आपको जवाब दे देते हैं, बाकी डिटेल आप लिखिएगा। पेरू है। कौन सा है? पेरू। अब अगला, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? हम बात करें तो साक्षरता दर सबसे उच्चतम हमारे देश में केरल की 93%। लेकिन केरल एक राज्य, यहां हमको पूछा क्या जा रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है? लक्षद्वीप का। कितना है? 91%। साक्षरता दर कितना है? 91%। और राज्य में पूछे तो कौन सा है? केरल। कितना है? 93%। भिलाई किस वर्ग का है? अब भाई भिलाई में क्या है? लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई। तो लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में लौह इस्पात संयंत्र है। तो एक प्रकार का ये कौन सा नगर हो गया? औद्योगिक नगर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आप जानते हैं कि समाजवादी हो गया तो सरकार का अधिकार हो गया। किसका हो गया? सरकार का। पूंजीवादी हो गया तो किसी व्यक्ति का हो गया। मिश्रित हो गया तो दोनों हो गया, मतलब लिमिटेड फॉर्म। इनमें से कोई नहीं होना नहीं है। तो किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो समाजवादी व्यवस्था हमारी चलनी नहीं है, व्यक्तिगत हो नहीं सकता। पूंजीवादी जैसे कि सेल भेल इत्यादि है तो वो समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और मिश्रित में कुछ लिमिटेड फॉर्म्स हैं जो मिश्रित में आ जाते हैं। तो यहां हमारा जवाब सीधा सा होगा, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यह हो जाएगा पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का कारण होता है मृदा की लवणता। अब आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? रिडाउंड क्वेश्चन है। आधारभूत उद्योग इसका आंसर होगा। कुटीर उद्योग भी माल बनाता है, स्वच्छंद उद्योग भी माल बनाता है, लघु उद्योग भी माल बनाता है, लेकिन कच्चा माल कौन तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। जैसे कि मान लीजिए कपास, कपास हम अगर उत्पादन किए तो उससे रुई तैयार करता है आधारभूत उद्योग, वो कुटीर स्वच्छंद इत्यादि को भेजता है। आईटीडीपी क्या है? आईटीडीपी का अर्थ होता है समन्वित परिवहन विकास कार्यक्रम। आईटीडीपी का क्या होता है? समन्वित परिवहन विकास कार्यक्रम। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? तो यूरोप के वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में मिश्रित कृषि का विकास किया गया है। एक साथ कई प्रकार के फसलों को लगाने की व्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित कृषि। तो ये आज के 35 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। एक और फाइनल वीडियो में ज्योग्राफी का दूंगा, जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले थैंक यू। फिर हिस्ट्री का कल लेके आऊंगा।